शौहर दुबई में लिफ्ट ऑपरेटर था। जब फ़ोन करती कहता काम में मसरूफ़ हूँ। देवर को बोला मुझे दुबई का वीज़ा लगवा दे, खुद जाकर देखती हूँ। देवर बोला भाभी मसला ही कोई नहीं। अगली रात देवर दुबई का वीज़ा और टिकट लेकर मेरे कमरे में आया। बोला चलें भाभी, लेकिन मेरे होश उड़ गए। इस रात मेरी शादी हुई तो इस पर बहुत खर्चा हो गया। सास ने मेरे शौहर को दुबई भेज दिया। मैंने शौहर के साथ चंद रातें ही गुजारी थीं। सास की बात सुनकर मैंने शौहर के पैर पकड़ लिए। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूँगी। ये सुनकर उसने मुझे कहा कि मेरा दुबई जाना बहुत ज़रूरी है। कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, मुझे ये उतारने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। अगर मैं ना गया तो माँ मुझे बेइज्जती के ताने मारेगी। मैं रोती जा रही थी। मैंने पूछा कैसे ताने। वो कहने लगा यही कि मैं खूबसूरत बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे दुबई जाने दो। जल्द मैं ये सारा कर्जा उतार कर वापस आ जाऊंगा। मैं फिर भी नहीं मानी और रोते रोते बेहोश हो गई, क्योंकि मैं शौहर के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर सुबह मुझे होश आया तो खाली बिस्तर देखकर मैं चौंक गई। मेरा शौहर अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी, तसल्ली से चेक किया तो दिल धक से रह गया। उसके सारे कपड़े गायब थे। मैं भागती हुई बाहर आई। सास किचन में थी। उसने मुझे दुपट्टे से बेनियाज यूं भागते हुए देखा तो कहने लगी नई नई शादी हुई है, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है। मैंने सास की बात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरा शौहर कहाँ है। ये सुनकर सास मेरे करीब आई। कहने लगी उससे मैंने 5 साल के लिए दुबई भेज दिया है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। आपने अपने बेटे को दुबई भेजना था तो उसकी मेरे साथ शादी क्यों की। मेरी बात सुनकर सास मुझे घूरने लगी। ये सब तेरे लालची खानदान की वजह से हुआ है। तेरे मैके वालों ने हम गरीब से 10 तोला सोना मांग लिया था, इसलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। अब जब तक वो कर्ज नहीं उतर जाता तेरा शौहर दुबई में ही रहेगा। और वापस किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने सास को नज़रअंदाज कर दिया और देवर से कहा मुझे मेरे मैके में छोड़ आओ, जब तक मेरा शौहर नहीं आ जाता मैं यहाँ नहीं आऊँ। मैंने सास की तरफ देखा, वो किसी चील की तरह मुझ पर लपकी और मेरा बाजू मरोड़ कर कहने लगी ये फैसला किसने किया है। मैंने इन चंद दिनों में पहली बार अपनी सास का ये रूप देखा था, इसलिए मैं घबरा गई। मैंने रोते हुए कहा ये फैसला मैंने किया है। ये सुनकर मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरा सर दरवाजे पर जाकर लगा। इस घर में सिर्फ मैं फैसले करती हूँ और मैं भी इसे रोने लगी। मेरे माथे पर खून निकल आ रहा था। खून देखकर मेरा देवर मेरी तरफ बढ़ा, मुझे नीचे से उठाया और खुद से लगा लिया। उसकी हमदर्दी पाकर मैं उसके कंधे से लगकर रोने लगी। माँ जाने दो, ये मेरी भाभी है। ये सुनकर सास ने मेरी तरफ गजबनाक नजरों से देखा। कहने लगी तू बड़ी चालाक लड़की है। मेरे दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मगर मैं तुम्हें याद से कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर हमने दोबारा मैके जाने का नाम लिया तो मैं तुझे तेरे कमरे में बंद कर दूंगी। ये सुनकर मैं कांपने लगी। सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में ले गई और कहने लगी तेरा शौहर दुबई गया है, मेरा नहीं, इसलिए तुम रोज तैयार होकर दुल्हन बनोगी और जब तक वो वापस नहीं आता तुम इस घर से नहीं निकलोगी। ये सुनकर मैं उसे सिसकने लगी। ये कैसी जबरदस्ती है। मुझे पता होता कि मैं शादी के बावजूद अपने ही घर में कैद हो जाऊंगी। मुझे वही करना था जो मेरी सास कहती। मेरी सास ने मेरी अलमारी से हरे रंग की साड़ी निकाली और कहने लगी ये पहनकर बाहर आओ और आइंदा मैं तुम्हें मैले कुचैले कपड़ों में ना देखूं। मैं रोते हुए तैयार होने लगी। मैं तैयार होकर आई तो सास ने मुझसे कहा कि किचन में जाकर झूठे बर्तन धो लो। मैंने वैसा ही किया जैसे मेरी सास ने कहा था। ऐसा पूरे 10 दिन तक होता रहा, मगर एक रात मैं जागी तो देवर कहने लगा भाभी जल्दी आओ, अम्मा मर गई। मैं हैरान परेशान वहां गई तो सच में मेरी सास मर चुकी थी। देवर डॉक्टर को लाया तो उसने कहा मेरी सास को हार्ट अटैक हुआ था। मैंने फौरन शौहर को कॉल की, उसे अम्मा के मरने की खबर सुनाई। वो रोने लगा। आज इतने दिनों बाद मैंने अपने शौहर की आवाज़ सुनी थी, वरना जब से मेरा शौहर दुबई गया था मेरी सास की मेरे शौहर की कॉल उठाती और मुझे बात नहीं करने देती थी, ताकि मैं अपने शौहर से उसकी कोई शिकायत न कर दूं। मगर आज मेरी सास मर चुकी थी, इसलिए मैंने शौहर से कहने लगी तुम जल्दी से घर आ जाओ।
ये सुनकर वो कहने लगा, मुझे अम्मा के मरने का दुख है, मगर मेरा वीज़ा 5 साल का है, मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर मैंने कॉल काट। उस दिन मेरे देवर ने अम्मा को दफना दिया और मेरा शौहर न आया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा देवर थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम दोनों अकेले थे, मगर मैं अपने मैके नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। मेरी सास भी नहीं रही थी। ये बात मैं अपने शौहर को कॉल पर कहती तो वो आगे से कहता, मेरे सर पर कर्ज का बोझ है, ये सारा बोझ अकेले ही उतारना है। मैं वापस आ गया तो कर्जदारों को क्या जवाब दूंगा। मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैंने कर्ज उतारना था, मगर उससे कहती थी कि तुम घर वापस आ जाओ और अपनी नौकरी पर भाई को रख लो क्योंकि वो तो कमा रहा है, इसके पीछे कोई इंतजार करने वाला नहीं बैठा था। मगर ये सुनकर मेरा शौहर गुस्से में आ जाता था, कहने लगता, अभी मेरा भाई छोटा है, मैं उसे इन मुसीबतों में नहीं डालना चाहता। कभी कभी तो वो मेरी बात पर इतना मूड ऑफ कर लेता था कि कॉल ही काट देता था। कभी कई दिनों तक मेरी कॉल ही नहीं उठाता था। इधर मैं मछली की तरह तड़पने लगती थी। रात गुजरने का नाम नहीं लेती थी। अकेली सो कर तंग आ गई थी। दिन भर अपने कमरे में सोई रहती। देवर सुबह कॉलेज चला जाता और दोपहर में वापस आ जाता था। उसे मूवीज देखने का शौक था। मैं जब उसके लिए चाय या खाना लेकर कमरे में जाती थी, मूवी देखने की ऑफर करता था, मेरा मूड अच्छा होता तो मैं उसके साथ बैठ जाती, वरना मना करके अपने कमरे में चली जाती। मेरा मूड आज अच्छा था इसलिए मैं उसके साथ सुबह बैठ गई, मूवी देखने लगी। मूवी देखते हुए मैं उसमें खो गई। शादी से पहले मैं आप लड़कियों की तरह सोचती थी, शादी के बाद अपने शौहर के साथ हर रात को रोमांटिक सी फिल्म देखूंगी, अपने शौहर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूंगी, हंसी मजाक करूंगी। मगर शादी के बाद पता चला कि सब के लिए शादी के बाद की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। मैं मूवी नहीं देखी बल्कि ये सब कुछ सोच रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा देवर मूवी देखते देखते इधर मेरे पास ही सो गया। मैं उस वक्त अपने ख्यालात से चौंकी जब मेरे देवर ने नींद में अपना हाथ मेरे सीने पर रखने की कोशिश की। मैं ये एकदम करंट खाकर खड़ी हुई। देवर अभी तक नींद में था, इसलिए मैं उसे सोफे पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बेड पर आकर रोने लगी। उफ मेरे खुदाया, ये मैंने किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं खुद को कोसने लगी। अब छोटा नहीं था, मुझे ये बात खुद समझनी चाहिए थी। मैं शादीशुदा थी, वो ना समझ था। मुझे तो ये बात पता थी कि देवर भी औरत के लिए नामहरम होता है, बिल्कुल इसी तरह किसी आग की तरह जो आपका सब कुछ जलाकर राख कर देती। इसलिए मैंने देवर से दूर रहना शुरू कर दिया। वो कॉलेज जाता था तो मैं अपने कमरे में जाकर छुप जाती थी। पता नहीं मेरा शौहर किस मिट्टी का बना हुआ था, उसे उसका अच्छी तरह से पता था। हम दोनों इस वक्त घर में बिल्कुल अकेले थे। हमारे बीच कुछ भी हो सकता था, मगर वो इतनी दूर जाकर अनजान बना बैठा था। मैंने इतने दिनों से अपने शौहर को हाल नहीं सुनाया था, इसलिए एक दिन मेरे शौहर ने खुद ही कॉल की और कहा कि मैंने अपने भाई को पैसे भेजे हैं, कर्जदार को पैसे भेज देगा तो तुम इससे सारा हिसाब किताब ले लेना। मैं तो गुस्से से भरी बैठी थी, इसलिए जो ही मेरे शौहर ने ये बात की मैं उस पर फट पड़ी। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा दिल करता है मैं किसी के लिए सजूं संवरूं, तैयार होकर जाऊं, मगर तुम मुझे किसी बेवा की तरह छोड़कर दुबई जा बैठे हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, तुम्हारे हिसाब किताब देख। मैंने ये सब कहकर कॉल काट दी। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं बाथरूम में आ गई। अपने जहेज का पिंक कलर का ड्रेस साड़ी निकालकर खूब तैयार हो गई। मैंने सोचा कि मेरे शौहर ने इतना बड़ा कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दी, मगर मेरा क्या कसूर है? मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? मेरा मेकअप का सामान, ज्वेलरी, कपड़े बड़े बड़े बेकार हो जाएंगे। मेरा शौहर 5 साल बाद घर आएगा, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं तैयार होकर बाहर आ गई, तभी मेरा देवर घर वापस आ गया। मुझे यूं तैयार देखा तो हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, भाभी कहाँ जा रही हो? इसकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। मैं घबरा गई है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि उसे क्या जवाब दूंगी कि मैंने इतनी तैयारी क्यों की हुई है। देवर का जवाब सुनकर मैं शर्मिंदा होकर कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तैयार होकर अपने घर में नहीं घूम सकती? मेरे दिल में चोर था, इसलिए उल्टा मैंने उससे सवाल पूछ लिया।
वो कहने लगा, क्यों नहीं, ये घर आपका ही है, कपड़े ज्वेलरी सब आपके हैं, जब जी चाहे पहनिए। देवर इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर शर्मिंदा हो, इसलिए मैंने देवर से कहा, तुम जल्दी कैसे आ गए। ये सुनकर वो अपना सर दबाते हुए कहने लगा, भाभी मुझे बुखार भी है, सर में दर्द भी है, इसलिए कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ, आप मुझे गरम गरम चाय पिला दें। देवर ये कहकर अपने कमरे में चला गया, जबकि मैं किचन में आके चाय तैयार करने लगी। चाय बनाकर देवर के कमरे में ले आई। इसके कमरे में आई तो उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल ली। उसने मुझे देखते ही अपनी शर्ट उतार दी और कहने लगा, जल्दी आए भाभी। ये सुनकर मेरे जैसे शशपंज में रह गई थी। मुझे अपने देवर की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो क्या समझा था? क्या मैं उसे दिखाने और बहकाने के लिए तैयार हुई थी? उफ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि घर में देवर है, वो यूं मुझे दुल्हन बने देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं चाय मेज पर रख दी और कमरे से जाने लगी। तभी वो मुझे आवाज़ देने लगा और कहा कि इधर आए, मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है। ये सुनकर मैं चौंक गई। आगे बढ़ी तो देखा कि देवर की पीठ पर इतना बड़ा बिच्छू मौजूद था, और ये तो बिच्छू है इतने शदीद काट चुका था, मैं उसे नीचे गिराकर मार देती हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक डंडा नज़र आया, जिसकी मदद से मैंने वो अभी बिच्छू को मार दिया, मगर तब तक वो मेरे देवर के कंधे पर काट चुका था। मेरा देवर दर्द से तड़पने लगा। हाय भाभी मैं मर गया, हाय भाभी मैं मर गया कहने लगा। मैं आगे बढ़ी और कंधे पर एक दवा लगा दी, मगर मेरे देवर को और तकलीफ होने लगी। उसने मुझे अपने बिस्तर पर बिठा दिया और मेरी गोद में सर रख। जी भाभी बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। मैं घबरा कर उसके कंधे पर उसी बिच्छू को जो मैंने मारा था उसकी कमर पर रगड़ने लगी। मुझे एक बार किसी ने बताया था कि अगर बिच्छू काट जाए तो उसको मार कर उसी जगह पर रगड़ो तो दर्द आराम हो जाता है। मैं भी यूं ही करने लगी ताकि दर्द कम हो जाए। मैंने देवर से कहा कि वो किसी डॉक्टर के पास चला जाए, मगर उसने कहा कि मैं एक अकेला इस तकलीफ के साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं आधी रात तक उसके पास बैठी रही। वो दर्द से कराहता रहा तो मैं उसका सर दबाने लगती थी। यूं कभी उसका दर्द कम हो जाता था और कभी ज़्यादा। उससे पहले ही बुखार था, दर्द की वजह से वो बेहोश हो चुका था। मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी, मगर ये सोच कर नहीं जा पा रही थी कि मेरे जाते ही उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो उसके भाई को क्या जवाब दूंगी। इसलिए देवर के बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेट गई और फिर हम दोनों को नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर शुक्र है वो अभी तक नींद में था। मैं धड़कते दिल को संभालती अपने कमरे में आ गई, घर वाले कपड़े पहन लिए। सुबह मेरा देवर उठा तो ठीक था, मगर मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। न जाने वो क्या सोचता होगा, शायद वो जाग रहा था या मेरी तरह से नींद में था। ये बात मुझे पता नहीं थी, मगर अब मुझे ये सोचकर शर्म आ रही थी। मेरा देवर नाश्ता करके कॉलेज चला गया, जबकि उसी वक्त मेरे शौहर की कॉल आ गई। मैंने कॉल पिक की तो उसने गुस्से से कहा कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? पता नहीं तुम कल रात से किसके साथ मज़े ले रही थी। मेरे दिल में शायद चोर था, इसलिए मैंने रोते हुए कहा, हाँ, अब मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लगा दो कि मैं तुम्हारे जाने के बाद गैर मर्दों के पास जाकर मज़े लेती हूँ। मेरी बात सुनकर शौहर को गुस्सा आ गया। कहने लगा, तो फिर मुझे बताओ, अगर कल रात तुम अपने कमरे में ना थी तो मेरी कॉल क्यों पिक नहीं की? तब भी मुझे याद आया कि जब मैं अपने देवर के कमरे में गई थी तब मेरा मोबाइल कमरे में रह गया था। चूँकि मैं रात को देवर के कमरे में थी, इसलिए मेरा शौहर कॉल करता रहा होगा, मगर मुझे उसकी कॉल नहीं सुनाई दी। अगर अब ये बात उसे बताकर उसके शक को और मजबूत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को प्यार से समझाते हुए कहा, देखो यही बात तो मैं तुमसे रोज़ कहती हूँ कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। दोनों दूर हों तो शक बढ़ने लगता है, इसलिए हम दोनों को साथ रहना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, अपने जहेज़ के कुछ जेवर बेचकर दुबई का वीज़ा लगवा लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। ये सुनकर मेरा शौहर जल्दी से बोला कि नहीं, ये मैंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। दुबई आना आसान नहीं है, तुम मेरे मत आना, मैं खुद 6 माह तक तुमसे मिलने आऊँगा। शौहर की बात सुनकर मैं खुश होकर 6 माह तक इंतज़ार करने लगी। 6 माह तो दूर नहीं थे, इतना तो मैं इंतज़ार कर सकती थी। इस खबर ने मुझ में नई उम्मीद जगा दी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और पूरे घर को नए सिरे से सजाने लगी। बाज़ार से नई चीज़ें लेकर आती थी और कमरे के नए सिरे से सेटिंग करने लगती थी।
وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کسی دن بھی مجھے سرپرائز دینے آ جائے گا، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ 6 ماہ کیا 1 سال ہو گیا، مگر میرے شوہر نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں مایوس ہونے لگی، شاید میں اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ مجھے نیا خواب دکھاتا تھا اور میں بے وقوفوں کی طرح اس کے ساتھ خوش ہو، مگر اب میں نے یقین کر لیا تھا کہ میرا شوہر 5 سال سے پہلے گھر نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک دن میرا دیور گھر آیا تو میں نے اس کے پیر پکڑ لیے، اسے کہا کہ مجھے دبئی جانا ہے، مجھے دبئی کا ویزا لگوا دو، اور یہ بات اپنے بھائی کو مت بتانا۔ یہ سن کر اس نے مجھے قدموں سے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگا بھابھی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آپ کے لیے دبئی کا ویزا لے کر آؤں گا، اور یہ بات بھائی کو نہیں بتاؤں گا، مگر اس کے بدلے آپ نے بھی میرا ایک کام کرنا ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی کہ ایسا کون سا کام دیور کہنے لگا ہے۔ جس دن اپنا ویزا لے کر آؤں گا اور یہ بات اس رات بتاؤں گا۔ میں نے اس کی شرط مان لی۔ میں نے اپنے زیور بیچ کر پیسے دیور کو دے دیے، اور کچھ ہفتے بعد میرا دیور دبئی کا ویزا اور ٹکٹ لے کر میرے میں آیا، کہنے لگا چلیں بھابھی آپ کا کام تو ہو گیا، اب میرا کام کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا کام بتایا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنا ویزا اور ٹکٹ لے کر آیا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں اکیلی جائیں۔ اور یوں دوسرے دن میں اور میرے دیور دبئی آ گئے۔ میرے پاس میرے شوہر کے گھر کا پتہ تھا، اس لیے میں سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر پتہ چلا تو کسی خوبصورت سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور میرے دیور کو دیکھ کر کہنے لگی تم میرے بھی شوہر کے چھوٹے بھائی ہو نا؟ اس نے مجھے تمہاری پکچر دکھائی تھی، تمہاری شکل مجھے یاد ہے، اپنے بھائی سے ملنے آئے ہو، مگر وہ تو اپنے کام پر ہے، مگر کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہارے بھائی کا گھر ہے، اندر آ جاؤ۔ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس لڑکی کو شاید بہت زیادہ بولنے کی بیماری تھی، اس لیے تو اس نے ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میرے شوہر کی بیوی تھی، یعنی میرے شوہر نے یہاں دوسری شادی رچا رکھی تھی۔ یہ جان کر میں رونے لگی، اور لڑکی میرے دیور سے کہنے لگی تمہاری بیوی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے یہ بات سنی تو اس لڑکی سے کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی میری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، میرے شوہر نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ مجبور ہو گیا اور تم نے اسے پھنسا لیا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی میں نے اسے نہیں پھنسایا بلکہ اس نے مجھے پھنسایا۔ وہ میرے باپ کے دفتر میں نوکری کرتا تھا، نوکری پکی کرنے کی خاطر مجھ سے پیار کیا اور شادی کر لی، مگر وہ بہت دھوکے باز ہے۔ میں یہ بات ابھی اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی کال کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں میرے دیور کے ساتھ میرے شوہر کو کال کرنے لگے۔ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے دیکھا تو مجھ پر غصہ کرنے لگا، میں اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کیوں آئی؟ مگر میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ دوسری بیوی کو ابھی میرے سامنے چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس نے مجھے کھری کھری سنا دی، میرے شوہر سے کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ہم دونوں لڑنے لگی۔ تبھی اس لڑکی کا باپ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کسی ایک بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ میرا شوہر مجھ پر زور ڈالنے لگا کہ تم واپس چلی جاؤ۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے رات وہاں گزاری۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کے کہنے پر دیور کے ساتھ واپس چلی آئی۔ دیور اپنے بھائی کی بات سمجھ چکا تھا، میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ دیور میرے پیچھے بھاگ گیا، میں نے اسے دھکا دیا اور کہا کہ اپنی نئی بھابھی کے ساتھ رہو، تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا آپ پلیز ایک بار واپس چلیں، جہاں رہنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور بھائی کی نوکری کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ میں جان چکی تھی کہ میرا شوہر اب میرا نہیں رہا اور نہ ہی اس کی دوسری بیوی اب اس کو واپس آنے دے۔ دیور بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اب یا تو پہلے کی طرح رہنا پڑے گا یا پھر یہ قصہ ہی ختم کرنا ہوگا۔ میری باتیں سن کر دیور بولا اب تم میری بھابھی نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں اپنے میکے آ گئی اور ان کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اس لیے تمہیں دوسری شادی کی۔ لگا کہ میں ان پر بوجھ بننے والی تھی۔ میں نے ان کو مجھ سے شادی
میں نے ان کو کہا کہ میرا دیور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، بس کچھ ماہ بعد مجھے یہاں رہنے دیں۔ کچھ ماہ بعد ایک دن میں نے دیور کو گھر بلا لیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ جس طرح چاول کے سبھی دانے برابر نہیں ہوتے، اسی طرح میرا دیور بھی اپنے بھائی جیسا بے وفا نہیں نکلا اور بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ تو اگر آج کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔